हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर के इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके आंसर्स। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है वो है व्हाट इज़ सिंगल पेज एप्लीकेशंस। तो अब हम बेसिक सा उसका आंसर देखने की कोशिश करें कि यार ये आखिरकार सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है। तो ये जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है इसके अंदर होता क्या है, जो यूआई स्क्रीन है, यूआई स्क्रीन लोडेड ओनली वंस, कि जो यूआई स्क्रीन होती है वो बस एक ही बार लोड होती है और जो बाकी के स्क्रीन होते हैं वो उस स्क्रीन के अंदर रेंडर होते हैं। अदर स्क्रीन्स गेट रेंडर इनसाइड इट आफ्टर एनी इवेंट, जिसका मतलब है हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर बस एक ही स्क्रीन होती है और जब किसी भी तरह का इवेंट होता है तो उसी स्क्रीन के अंदर वो एलिमेंट या फिर वो पेज रेंडर होता है। तो मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि एग्जांपल हम ले लेंगे कि हमारे पास कॉलेज वेबसाइट है, कॉलेज वेबसाइट। इसके अंदर हमारे पास 3 एंटिटीज है। एग्जांपल, एक है स्टूडेंट, एक है स्टाफ और एक है टीचर्स। और अब समझो हमारे पास एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट का होम पेज इस तरह से है और यहाँ पर वेबसाइट का जो टॉप बार है, यहाँ पर सर्च फंक्शनैलिटी है, फिर यहाँ पर साइड बार है, फिर ये यहाँ पर एक फुटर है। तो मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ। ये टॉप बार, ये जो है वो है साइड बार और ये है फुटर। तो ये साइड बार के अंदर होगा क्या कि ये स्टूडेंट, टीचर और स्टाफ, और बाय डिफॉल्ट ये स्टूडेंट का जो डेटा होगा वो यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ टेबल डिस्प्ले होगा। यस, आपको समझ में आ रहा है। अगर मैंने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया तो बस इतना ही डेटा चेंज होने वाला है। और सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर होगा क्या कि जब भी मैं टीचर को सिलेक्ट करूँगा तो ये पूरा का पूरा पेज, ये सारा के सारा पेज रेंडर नहीं होने वाला। बस इतना ही जो पेज है, मतलब इतना जो कंटेनर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा बस इतना ही एक जो पूरा कंटेनर है उतना ही बस रेंडर होने वाला है। तो ये बेनिफिट होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन का। तो जिसके अंदर होगा क्या कि अगर आप कोई भी ओपन कर लोगे, या फिर स्टूडेंट ओपन करोगे, टीचर ओपन करोगे या फिर स्टाफ ओपन करोगे, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप बार जो है और फिर साइड बार, फिर उसके बाद फुटर, ये सब सेम रहने वाला है। आप अगर कोई भी इसके अंदर का जो इनर कंपोनेंट ओपन कर लोगे तो ये तीनों के तीनों चीज़ें सेम रहने वाली है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये आखिरकार टेम्पलेट्स क्या होता है। तो टेम्पलेट ये HTML का एक फॉर्म में होता है। टेम्पलेट इज द फॉर्म ऑफ HTML। तो टेम्पलेट एक HTML का फॉर्म में होता है। तो टेम्पलेट जो होता है वो एंगुलर को बताता है कि किस तरह से एलिमेंट को या फिर कंपोनेंट को रेंडर करना है। इसका मतलब टेम्पलेट टेल्स द एंगुलर हाउ टू रेंडर कंपोनेंट। तो टेम्पलेट ये एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो अब आप बोलोगे कि यार ये हायरार्किकल इंफॉर्मेशन क्या है, और मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ टेम्पलेट हैज़ सम हायरार्की। तो अब मेन बात है, ये जो टेम्पलेट होता है वो HTML होता है। टेम्पलेट इज इक्वल्स टू HTML और उसके साथ कुछ एडिशनल फीचर्स। तो टेम्पलेट ये होता है HTML और उसके साथ कुछ एडिशनल फीचर्स हम यूज़ करा सकते हैं। ये एडिशनल फीचर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि हम डायरेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि डायरेक्टिव के अंदर भी आता है, फिर उसके बाद हम डेटा बाइंडिंग के लिए स्ट्रिंग लिटरल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक एंगुलर के अंदर यूज़ किया जाता है। तो टेम्पलेट ये बस HTML होता है और उसके अंदर हम बेसिक सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि एंगुलर हमें प्रोवाइड करता है। तो अब हम एग्जांपल लेंगे। तो मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और उसके अंदर मेरे पास लिस्ट है और मेरे पास एक एरे है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मेरा एक एरे। तो एरे के अंदर कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, कार नेम हो सकती है, कार नेम, और इस एरे का नाम है कार डेटा। तो अब मैं क्या करूँगा, ये लिस्ट को अब मुझे रेंडर करना है कि हर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मुझे एक लिस्ट एलिमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये ng-for करके एक डायरेक्टिव होता है, ये एडिशनल फीचर एंगुलर प्रोवाइड करता है हमें। ng-for के अंदर हम लेट एक लूप रन करेंगे, लेट डेटा ऑफ कार डेटा, और बस हमें क्या डिस्प्ले करना है, डेटा। ये भी एक एंगुलर ही प्रोवाइड करता है, और यूएल का एंड टैग। तो ये जो है ng-for डायरेक्टिव और ये जो स्ट्रिंग लिटरल्स हमने प्रोवाइड किए यहाँ पर, इसके मदद से होगा क्या कि ये ng-for की मदद से आप लूप थ्रू कर सकते हो किसी भी एरे एलिमेंट को, और वो हर एलिमेंट को आप डिस्प्ले कर सकते हो। आप
को जिस तरह से डिस्प्ले करना है। तो ये था टेम्पलेट्स क्या होता है एंगुलर के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स एंड सर्विसेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट्स आखिरकार होता क्या है। तो कंपोनेंट ये एक मोस्ट बेसिक या फिर मोस्ट कॉमनली यूज यूआई बिल्डिंग ब्लॉक है, मोस्ट बेसिक यूआई बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एंगुलर एप्स, एंगुलर एप्लीकेशंस, मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एंगुलर एप्लीकेशंस। और ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो अगर किसी भी कंपोनेंट के अंदर या फिर किसी भी टीएस फाइल के अंदर ऐड कंपोनेंट ये अगर डायरेक्टिव होगा तो हम उसे ये अगर डेकोरेटर होगा इसे हम डेकोरेटर कहते हैं कि किसी भी क्लास नेम के आगे या फिर किसी भी कंपोनेंट के आगे अगर वो ऐड साइन होगा तो उसे हम डेकोरेटर कहते हैं। डेकोरेटर बस क्लास को एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम कंपोनेंट देंगे तो एंगुलर वो बताएगा कि ये क्लास ये कंपोनेंट क्लास है, वो जिसकी मदद से हम मेटा डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। मेटा डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे कि कंपोनेंट को क्या होता है, कंपोनेंट को होता है सिलेक्टर कि ये आखिरकार ये कंपोनेंट का नाम क्या है, फिर उसकी टेम्पलेट यूआरएल कि उसका HTML की स्टाइल HTML का यूआरएल, और उसके बाद फिर स्टाइल यूआरएल। आप यहाँ पर एरे भी पास करा सकते हो। तो ये है कंपोनेंट और इसके अंदर आप आसानी से आपका बिजनेस लॉजिक लिख सकते हो। तो ये था कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं ये मॉड्यूल्स क्या होता है। तो मॉड्यूल्स की बात करें तो अगर हमने देखा कि जैसे कि कंपोनेंट ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है एंगुलर एप्लीकेशन का, तो अब जब हम मल्टीपल कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो उसे हम मॉड्यूल्स कहते हैं। मल्टीपल कंपोनेंट्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूल्स। अगर हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को कंबाइन करेंगे तो उसे हम मॉड्यूल्स कह सकते हैं। और यहाँ पर उस मॉड्यूल्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, पाइप्स भी हो सकते हैं, डायरेक्टिव्स भी हो सकते हैं, और सर्विसेज भी हो सकते हैं, और बहुत कुछ, मतलब और बहुत सी चीज़ें हम मॉड्यूल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक से ज़्यादा अगर कंपोनेंट होते हैं तो उसे हम मॉड्यूल्स बोल सकते हैं, उसका मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। और मल्टीपल मॉड्यूल्स का यूज़ करके हम एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। यूजिंग मल्टीपल मॉड्यूल्स वी कैन क्रिएट एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन मतलब एंगुलर के वेब एप्लीकेशन की बात हो रही है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपके मॉड्यूल क्लास के अंदर @ng मॉड्यूल अगर होगा तो ये एक मॉड्यूल के लिए डेकोरेटर एंगुलर के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसकी मदद से आप एंगुलर को ऐसा बोल सकते हो कि यार ये एंगुलर ये जो क्लास है वो एक मॉड्यूल क्लास है, और आप उसके हिसाब से उसके अंदर अलग से फंक्शनलिटीज़ वगैरह लिख सकते हो। तो अब हम थर्ड देखें कि सर्विसेज क्या होता है। तो सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज को @इंजेक्टिबल, जैसे ही मैंने बताया था @इंजेक्टिबल, ये डेकोरेटर लगा हुआ होता है कि अगर आपके किसी भी क्लास को @इंजेक्टिबल अगर डेकोरेटर है तो आप वो टाइपस्क्रिप्ट के क्लास को किसी और मॉड्यूल के अंदर किसी और कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इंजेक्टिबल का इन द सेंस मीनिंग ये है कि आप इस सर्विस को या फिर इस फीचर को दूसरे कंपोनेंट के अंदर इंजेक्ट कर सकते हो। यू कैन इंजेक्ट द फीचर ऑफ दिस क्लास इनटू अदर कंपोनेंट। जैसे आपने देखा कि ये आप दूसरे कंपोनेंट के अंदर फीचर्स इंजेक्ट कर सकते हो। फीचर कुछ भी हो सकता है। आप API कॉलिंग के लिए फंक्शन लिख सकते हो, या फिर किसी भी मैथ्स का अगर कोई भी सिंप्लीफाइड वर्जन होगा आपको अगर वो बार बार यूज़ करना है तो आप उसे भी कर सकते हो, या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस आप इस सर्विसेज की मदद से डिफाइन कर सकते हो। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द टू वे डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर। तो अगर हमें क्लासेस और कंपोनेंट के बीच में क्लास कंपोनेंट और टेम्पलेट के बीच में डेटा शेयरिंग करना है तो उस वक्त डेटा बाइंडिंग का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब अब मैं टाइप करता हूँ शेयरिंग डेटा बिटवीन कंपोनेंट क्लास एंड टेम्पलेट। तो कंपोनेंट और टेम्पलेट के अंदर डेटा आप शेयरिंग कर सकते हो। तो अगर आप एक तरफ से यानी कि अगर आपने क्लास के तरफ से यानी कि अगर आपने .ts फाइल से अगर डेटा चेंज किया तो वो सेम डेटा टेम्पलेट के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, और वाइस वर्सा। मतलब इफ क्लास डेटा चेंज, तो इफ क्लास डेटा चेंज इट विल रिफ्लेक्ट इन टेम्पलेट एंड वाइस वर्सा। तो अगर आपने क्लास टेम्पलेट में चेंज किया, मतलब अगर आपने क्लास के डेटा में चेंज किया तो वो टेम्पलेट में रिफ्लेक्ट होगा, और अगर आपने टेम्पलेट में रिफ्लेक्ट किया वो क्लास वेरिएबल में चेंज होने वाला है। तो
अब हम सिंटैक्स की बात करें कि अगर आपको डेटा बाइंडिंग को यूज़ करना है तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होगा। तो यहाँ पर ये एनजी मॉडल, ये बनाना बॉक्स सिंटैक्स बोलते हैं इसको, बनाना बॉक्स सिंटैक्स फॉर डेटा बाइंडिंग। तो इस सिंटैक्स की मदद से आप डेटा बाइंडिंग कर सकते हो। तो इसके अंदर ये जो राउंड ब्रैकेट्स है वो इवेंट बाइंडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो एट्रीब्यूट बाइंडिंग के लिए। तो आप ये अलग अलग दोनों सेपरेटली भी यूज़ करा सकते हैं आपके नीड के हिसाब से। तो ये राउंड ब्रैकेट्स इवेंट बाइंडिंग और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स एट्रीब्यूट बाइंडिंग के लिए। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ईगर एंड लेजी लोडिंग। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि आखिरकार ये ईगर लोडिंग होता क्या है। तो जब हमें एप्लीकेशन स्टार्ट होना होता है उससे पहले हम अगर मॉड्यूल्स को लोड कर लेते हैं तो उसे हम ईगर लोडिंग कहते हैं। तो लोडिंग मॉड्यूल्स बिफोर एप्लीकेशन स्टार्ट्स। तो एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम मॉड्यूल्स को लोड कर लेते हैं, उसे हम लेजी लोडिंग कहते हैं, सॉरी ईगर लोडिंग कहते हैं। तो ये जो स्मॉल ऐप्स होते हैं, स्मॉल ऐप्स के लिए ये गुड है, मतलब बहुत ही अच्छा है। अगर आपका स्मॉल एप्लीकेशन है तो आप ये ईगर लोडिंग को यूज़ कर सकते हो। और लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स दी परफॉर्मेंस। किसका परफॉर्मेंस? वेब ऐप का परफॉर्मेंस, वेब ऐप का परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं लेजी लोडिंग। तो लेजी लोडिंग के अंदर होता क्या है, हम ऑन डिमांड मॉड्यूल्स को लोड करते हैं, लोडिंग मॉड्यूल्स ऑन डिमांड। तो अगर हमें कोई मॉड्यूल्स को यूज़ करना है उसी वक्त वो मॉड्यूल लोड हो जाएंगे, तो उसे हम लेजी लोडिंग कहते हैं। तो जो एक्टिवेटेड राउट है, अगर आपको राउट्स नहीं पता तो आप गूगल के ऊपर सर्च कर लेना कि एंगुलर के अंदर राउट्स क्या होते हैं और एक्टिवेटेड राउट्स क्या होते हैं। वो एक्टिवेटेड राउट्स के मदद से ये डिसाइड होता है कि कौन सा मॉड्यूल लोड करना है। एक्टिवेटेड राउट डिसाइड्स विच मॉड्यूल टू लोड। तो एक्टिवेटेड राउट की मदद से आप कौन सा मॉड्यूल लोड करना है वो आप बता सकते हो। तो हमारा 6th क्वेश्चन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो इससे हम अल्सो नोन एज DI, मतलब DI और डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये दोनों सेम है। तो ये एक सबसे पावरफुल फीचर है, मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ एंगुलर। ये एक एंगुलर का बहुत ही बड़ा एक ऐसा पावरफुल ऐसा फीचर है जो कि इनबिल्ट एंगुलर के साथ आता है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब ये है कि आप रन टाइम में किसी भी कंपोनेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते, एडिंग और प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू कंपोनेंट एट रन टाइम। रन टाइम में अगर आप एंगुलर के कंपोनेंट को अगर फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं तो वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से करा सकते हैं। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से आप सर्विसेज को इंजेक्ट कर सकते हो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, यूज्ड टू इंजेक्ट सर्विस। तो एंगुलर के अंदर जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो उसका वर्कफ्लो इस तरह से होता है कि आपको फर्स्ट सर्विस क्रिएट करना पड़ती है एट इंजेक्टिबल डेकोरेटर की मदद से, और उसके बाद हमें ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर उसे प्रोवाइडर्स एरे के अंदर ऐड कराना पड़ता है उस सर्विस को। फिर उसके बाद हमें उस सर्विस का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कराना पड़ता है और उसके बाद हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करा सकते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पर रेडी हो जाता है आपके यूसेज के लिए। तो अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की कि वो है एंगुलर के अंदर पाइप्स क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं ये पाइप आखिरकार होता क्या है। पाइप इज सिंपल फंक्शन एक्सप्रेशन। पाइप ये एक सिंपल सा एक फंक्शन एक्सप्रेशन होता है। वो क्या करता है, पाइप टेक्स वन इनपुट। पाइप क्या करता है, एक इनपुट लेता है एंड उसे ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्म टू द आउटपुट। मतलब ये आपका इनपुट है, ये सपोज एग्जांपल पाइप है, इसके अंदर आपने कुछ फंक्शन लिखा है और ये आपको आउटपुट दिखेगा। तो अब बात करते हैं पाइप का ये क्या है कि पाइप के कुछ एग्जांपल्स। तो डेट, तो सपोज एग्जांपल आपके पास डेट है इन द फॉर्म ऑफ IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आपके पास डेट है, वो डेट फॉर्मेट के अंदर है, मतलब IST फॉर्मेट के अंदर है। और अगर आपको उसे डिस्प्ले करना है, मतलब ये डेट किस तरह से होगी, ये पहले यहाँ पर 15/08/2022 और यहाँ पर टाइम स्टैम्प वगैरह यहाँ पर होगा।
तो अगर आपको ये टाइम, तो अगर आपको ये डेट कन्वर्ट करनी है तो आप क्या करोगे कि बेसिकली आप एक फंक्शन लिखोगे, फंक्शन को ये वैल्यू पास करोगे, फिर वो वैल्यू उस आउटपुट में ट्रांसफॉर्म होगी, फिर आप वो वैल्यू को रिटर्न करोगे। लेकिन पाइप हमारे पास एक पाइप डिफ़ॉल्ट पाइप एक प्रेजेंट होता है। समझो हमारे पास ये वेरिएबल है IST डेट, तो हमें डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये IST डेट, ये हमने वेरिएबल ले लिया टाइपस्क्रिप्ट फाइल से, ये पाइप का सिंबल हमें दे देना है। और एंगुलर के अंदर वेट अ मिनट, तो समझो हमारे पास एक वेरिएबल है IST डेट, और हमें क्या करना है, एक पाइप का सिंबल दे देना है, ये पाइप का सिंबल है, और हमें बस पाइप का नाम दे देना है, पाइप का नाम, ये डेट पाइप है। तो ये वैल्यू हम ये पास करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पास होगी, और हमें आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, 15 अगस्त 2022। तो ये डेट यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गया। हमने किसी भी तरह का फंक्शन नहीं लिखा, बस आपको क्या करनी पड़ती है कि इनपुट वैल्यू पास कराना पड़ती है, यहाँ पर पाइप का सिंबल, और यहाँ पर आपका जो भी पाइप आप यूज़ करना चाहते हो वो। तो एंगुलर के अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे पाइप्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि करेंसी से रिलेटेड और बहुत सारे। तो अगर आपको आपका कस्टम एक पाइप क्रिएट करना है तो आप वो कस्टम पाइप भी क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको ऐड पाइप डेकोरेटर ऐड करना पड़ता है, ऐड पाइप डेकोरेटर आपको ऐड करना पड़ता है, और आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है पाइप ट्रांसफॉर्म ये क्लास आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। तो आप आपका खुद का एक ऐसा पाइप क्रिएट कर सकते हो जो बस एक इनपुट वैल्यू लेगा और एट द रन टाइम वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की, जो है व्हाट आर दी डेकोरेटर्स इन एंगुलर। तो डेकोरेटर क्या होता है, जिसकी मदद से आप एंगुलर के अंदर क्लास को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। विथ डेकोरेटर्स वी कैन कॉन्फ़िगर TS क्लास, मतलब जो टाइपस्क्रिप्ट क्लास होती है जो एंगुलर में हम यूज़ करते हैं उसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो डेकोरेटर की मदद से। तो डेकोरेटर ये एक बेसिकली फंक्शन होता है जिसके अंदर आप मेटा डेटा पास कर सकते हो। यूजिंग डेकोरेटर यू कैन पास मेटा डेटा, मतलब डेकोरेटर की मदद से आप मेटा डेटा पास करा सकते हो आपके क्लास को। तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे डेकोरेटर के एग्जाम्पल। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे वो है कंपोनेंट डेकोरेटर। अगर आप किसी भी टाइपस्क्रिप्ट क्लास के अंदर ऐड कंपोनेंट टाइप करते हो तो आप उसे एंगुलर को ये कहते हो कि एंगुलर ये क्लास ये एक कंपोनेंट है और उसके बारे में मैं मेटा डेटा यहाँ पर डिक्लेयर करने वाला हूँ। तो मेटा डेटा किस तरह से होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर सिलेक्टर होता है, तो सिलेक्टर, फिर टेम्पलेट URL, फिर स्टाइल्स URL। तो ये सिलेक्टर मतलब ये कंपोनेंट होता है कि आपके कंपोनेंट का नाम, समझो अगर आपका ऐप कंपोनेंट है तो ऐप कंपोनेंट यहाँ पर नाम होगा कि अगर आपने दूसरे कंपोनेंट के अंदर अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो ये यूज़ कर सकते हो। और ये टेम्पलेट URL मतलब आप HTML का HTML फाइल का URL या फिर इनलाइन HTML भी आप यूज़ करा सकते हो। फिर यहाँ पर आप CSS भी इंक्लूड कर सकते हो उसका फाइल, और या फिर आप एरे भी पास कर सकते हो CSS के फाइल्स का। तो ये हुआ फर्स्ट हमारा कंपोनेंट डेकोरेटर। उसके बाद हम बात करते हैं ये एट ng मॉड्यूल। तो ये क्या करता है, टेल्स एंगुलर दैट दिस इज मॉड्यूल क्लास। तो एंगुलर को अगर हमने ng मॉड्यूल यूज़ किया तो एंगुलर को क्या बताते हैं कि एंगुलर ये हमारा मॉड्यूल है। तो उसके बाद अगर हम ऐड इंजेक्टेबल यूज़ करते हैं इसकी मदद से आप तो आप ऐड इंजेक्टेबल की मदद से आप एंगुलर को ये बताते हैं, टेल्स एंगुलर दैट दिस इज सर्विस क्लास। क्या आप एंगुलर को ये बताते हैं कि एंगुलर ये एक सर्विस क्लास है। हाँ, तो हमारा 9th क्वेश्चन है व्हाट आर दी लाइफ साइकिल हुक्स इन एंगुलर एंड एक्सप्लेन अ फ्यू लाइफ साइकिल हुक्स। तो लाइफ साइकिल हुक्स से बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है, वो सारे के सारे फ्रेमवर्क्स जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर और व्यू फ्रेमवर्क्स के अंदर यूज़ की जाती है। तो अब बात करती है ये लाइफ साइकिल हुक्स आखिरकार होता क्या है। तो उससे पहले कि जो मॉडर्न फ्रंट एंड फ्रेमवर्क जो होते वो क्या करते हैं, मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब वो फ्रेमवर्क क्या करते हैं, एक स्टेट से अनदर दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन करते रहते हैं। तो उस इन ईच स्टेट चेंज, जब कोई भी स्टेट चेंज होती है तो उस वक्त होता क्या है कि जो एसेट्स होते हैं एसेट्स में चेंज, जो एसेट्स होते हैं वो चेंज होते हैं, जैसे कि आपकी URLs, आपकी डेटा, या फिर आपका API कॉल होता है, या फिर अगर आपके कुछ राउटर्स अपडेट होती है। तो जब कोई भी स्टेट चेंज होती है तो वो एसेट्स भी चेंज करा देती है।
तो उस एसेट्स को चेंज कराने के बाद आपको कुछ ऐसे फंक्शंस ट्रिगर कराना पड़ते हैं, उसे आप लाइफ साइकिल हुक्स कहते हैं। तो लाइफ साइकिल हुक्स आर मेथड विच गेट ट्रिगर्ड अकॉर्डिंग टू दी स्टेट चेंज। मतलब कोई भी अगर स्टेट चेंज हो जाती है तो स्टेट चेंज हो जाने के बाद उसके अकॉर्डिंगली कोई भी अगर मेथड आप ट्रिगर करा सकते हो या फिर वो मेथड ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती है, तो वो लाइफ साइकिल हुक की मदद से किया जाता है। तो अब हम एग्जांपल की बात करेंगे कि लाइफ साइकिल हुक से कुछ एग्जांपल्स। तो फर्स्ट हमारे पास है एनजी ऑन चेंज। तो जब एट इनपुट चाइल्ड जो होता है, मतलब अगर आपको चाइल्ड पेरेंट कंपोनेंट के अंदर कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए आप एट इनपुट यूज़ करते हो। तो जब इनपुट चेंज होता है देन दिस फंक्शन ट्रिगर्ड। तो जब एट इनपुट जो चाइल्ड के कंपोनेंट के अंदर चेंजेस होते हैं तो उस वक्त एन जी ऑन चेंज ये मेथड ट्रिगर हो जाती है। तो अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे कि एन जी ऑन इनिट। तो एन जी ऑन इनिट ये एक ही बार ट्रिगर होता है। कब ट्रिगर होता है? जब एट इनपुट जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो इनिशियलाइज हो जाता है। मतलब जो कंपोनेंट वाइल कंपोनेंट इनिशियलाइजेशन, मतलब जब कंपोनेंट इनिशियलाइज हो जाता है उसी वक्त एन जी ऑन इनिट मेथड ट्रिगर हो जाती है। उसके बाद एन जी डिस्ट्रॉय कब कॉल होता है? जब कोई भी कंपोनेंट डॉम से रिमूव हो जाता है। तो मतलब जब भी कोई स्टेट अगर आपकी कुछ ऐसी होती है जिस स्टेट की वजह से आपका जो डॉम मतलब आपका जो कंपोनेंट है वो चेंज हो जाता है, तो उस वक्त एन जी ऑन डिस्ट्रॉय मेथड की मदद से उस कंपोनेंट को डॉम से रिमूव किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि फोर्थ वाला ये क्या है? एन जी डू चेक। ये मेथड जब कॉल होती है जब कुछ चेंजेस डिटेक्ट होते हैं, ऑन चेंजेस डिटेक्शन। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐसे मेथड्स है एंगुलर के अंदर, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 3-4 ही मेथड्स अगर आपने कर लिए तो वो मोर देन इनफ हो जाएंगे। तो अब हमारा 10th क्वेश्चन है, वो है कैन वी यूज़ href टू दी एंकर टैग। ये बहुत ही ये ज़्यादा कॉमनली क्वेश्चन यूज़ नहीं आस्क नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप एंगुलर मत सीखना। मैं सीधी भाषा में आपको कह रहा हूँ, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आपको एंगुलर बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहिए। कि एंगुलर आखिरकार होता क्या? ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। तो अगर आप href का इस्तेमाल करते हो तो सारा का सारा डॉम एलिमेंट या फिर डॉम की ट्री होती है, वो सारी की सारी ट्री फिर से री रेंडर होती है। वो उस डिसएडवांटेज के लिए आप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो। अगर आपको यही नहीं पता कि href की वजह से होता क्या है, उसे क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, तो आपका एंगुलर सीख कर कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको उसके एडवांटेज ही नहीं पता। तो कैन वी यूज़ href टू दी एंकर टैग? नो, हम यूज़ नहीं कर सकते एंगुलर के हिसाब से। लेकिन अगर बात करें HTML की, तो इन द टर्म्स ऑफ HTML वी कैन यूज इट, बट इन द टर्म्स ऑफ टेम्पलेट वी कैन नॉट। मतलब जब हम HTML की बात करें तो आप यूज़ कर सकते हो href को, लेकिन जब आप एंगुलर के अंदर टेम्पलेट्स की बात करते हो तो उस वक्त आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। आप यूज़ कर सकते हो लेकिन आपको बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं चाहिए। तो href करता क्या है? href आखिरकार होता क्या है? ये आपके पास एक एंकर टैग है, इसके अंदर एंकर एलिमेंट है, तो इसके अंदर href करके एक एट्रीब्यूट होता है। वो एट्रीब्यूट की मदद से आप URL पास करा सकते हो और रीडायरेक्ट करा सकते हो दूसरे पेज के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं href की मदद से होता क्या है। href रीरेंडर्स द होल डॉम। मतलब जो पूरा आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री होता है वो सारा का सारा रीरेंडर करता है href। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंगुलर एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, एंगुलर इज सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो अगर ये पूरा का पूरा पेज अगर रेंडर करेगा तो आपका ये जो सिनारियो है, आप सिंगल पेज एप्लीकेशन का सिनारियो आप बोल रहे हो, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन जो आप बोल रहे हो, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन का सिनारियो झूठा साबित हो जाएगा कि ये सिंगल पेज ही नहीं रहा ना, क्योंकि हर बार अगर आप href एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करोगे तो हर बार डॉम एलिमेंट या फिर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वापस से ब्रेक होगा, फिर वापस से क्रिएट किया जाएगा। तो वो इस फॉर्मेट में नहीं बढ़ता है सिंगल पेज एप्लीकेशन के, तो इसीलिए आपको href बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको पेज के अंदर नेविगेशन करना है एंगुलर के अंदर, तो आपको एंकर टैग के साथ राउटर लिंक्स का इस्तेमाल तो एंगुलर के अंदर अगर आपको रिडायरेक्ट करना है वन पेज से दूसरे पेज में, तो आपको राउटर लिंक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं, अगर आपको एंगुलर के अंदर एक पेज से दूसरे पेज के अंदर अगर आपको नेविगेट करना है तो आप क्या करोगे। तो एंगुलर के अंदर एंगुलर प्रोवाइड्स राउटर
मॉड्यूल। एंगुलर हमें राउटर मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, एंकर टैग जो होता है उसको आप राउटर लिंक ये एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो, और उसके बाद आप आपके एनी पेज, किसी और पेज का राउट आप दे सकते हो जिसकी मदद से वो कंपोनेंट लोड हो जाए। तो इसके वजह से होता क्या है, इसका मेन बेनिफिट क्या है कि ओनली रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द डॉम इज रेंडर, मतलब जितना पार्ट रिक्वायर्ड है उतना ही रेंडर होने वाला है, और नॉट होल डॉम गेट रेंडर्ड। और इसके वजह से होगा क्या, ग्रेट परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर आपको हर बार डॉम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ा तो आपको परफॉर्मेंस में इसका बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा एंगुलर के अंदर href यूज़ नहीं कर सकते और राउटर लिंक्स क्या होता है। तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारा 11th क्वेश्चन क्या है, वो है व्हाट इज़ एंगुलर मटेरियल। तो अगर आपको किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करना है, टू क्रिएट एनी वेबसाइट, तो आपको क्या लगता है, फ्रंट एंड बैक एंड। तो मैं ऊपर की बात करूँ तो फ्रंट एंड और बैक एंड ये दोनों चीज़ लगती है। फ्रंट एंड की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या लगती है, या फिर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कोर वाली, या फिर आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो। ये यूज़ करने के बाद आपको ये दोनों में से क्या करना पड़ेगा, UI कंपोनेंट बिल्ड करना पड़ेंगे। बिल्ड UI कंपोनेंट, आपको UI कंपोनेंट बिल्ड करना पड़ेंगे। वो UI कंपोनेंट क्या हो गए, या फिर वो फॉर्म्स हो गए, या फिर वो टेक्स्ट फील्ड होगी, या फिर कार्ड्स हो गए, या फिर बटन्स हो गए। लेकिन एंगुलर मटेरियल क्या करता है, हमें UI लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। तो एंगुलर मटेरियल एक UI लाइब्रेरी है जिसकी मदद से आप आपके यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। और ये एंगुलर मटेरियल आपको क्या करता है, एंगुलर मटेरियल प्रोवाइड्स वास्ट टूल किट फॉर UI, मतलब UI अगर आपको बिल्ड करना है तो आप एंगुलर मटेरियल के अंदर आपको टूल किट्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके वजह से बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, फास्ट डेवलपमेंट स्पीड, आपकी डेवलपमेंट स्पीड फास्ट हो जाने वाली, क्योंकि आपको किसी भी तरह का UI एलिमेंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या करता है, आपको रीयूजेबल कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, तो अब हमारा 12th क्वेश्चन है, व्हाट आर HTTP इंटरसेप्टर्स। तो अब बात करते हैं HTTP के अंदर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी HTTP इंटरसेप्टर्स। तो अब मैं आपको एक सिनारियो देता है। अब आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो, या फिर आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट को विजिट करते हो, तो कंपनी क्या सिनारियो रखती है कि जो भी रिक्वेस्ट यूज़र से जाएगी और जो भी रिस्पॉन्स सर्वर से आएगा वो कैच करना चाहिए, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसा डेटा अपेंड कराना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर कुछ ऐसा कि आपको बस सिंपल सा जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उस HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को अगर आपको ऑब्जर्व करना है, उसे कैच करना है, तो उसे करने के लिए आप HTTP इंटरसेप्टर्स का यूज़ कर सकते हो, और इसकी मदद से आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को कैप्चर करा सकते हो। इफ कंपनी वांट्स टू कैप्चर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, अगर कंपनी चाहती है कि जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स फ्रॉम क्लाइंट और टू सर्वर, तो इफ कंपनी वांट टू कैप्चर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टू एंड फ्रॉम, मतलब टू और फ्रॉम, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की साइकिल चलती है, अगर उसे कैप्चर करना है तो अगर वो इंटरसेप्टर की मदद से कर सकते हैं, कैन डू यूजिंग इंटरसेप्टर्स, HTTP के इंटरसेप्टर्स की मदद से आप वो कर सकते हो। तो एग्जांपल, अगर आपको इफ वी वांट टू ऐड यूजर टोकन इन ईच रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, अगर कोई भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होती है, अगर आपको टोकन ऐड करना है किसी भी तरह का, तो आप वो HTTP के इंटरसेप्टर्स की मदद से आप आसानी से कर सकते हो। तो HTML के अंदर HTTP इंटरसेप्टर करता क्या है, तो इंटरसेप्टर्स अलाउज अस टू इंटरसेप्ट इनकमिंग आउटगोइंग, जो इनकमिंग और आउटगोइंग HTTP रिक्वेस्ट है उसे इंटरसेप्ट करता है, किसकी मदद से, यूजिंग HTTP क्लाइंट। यानी कि जो भी इनकमिंग या फिर आउटगोइंग जो HTTP की रिक्वेस्ट होती है, उसे अगर आपको कैप्चर करना है और उसे कुछ भी मॉडिफिकेशंस करना है, या फिर यूज़र टोकन ऐड करना है, या फिर किसी भी तरह का चेकसम ऐड करना है, तो आप वो HTTP के इंटरसेप्टर की मदद से कर सकते हो। तो HTTP के इंटरसेप्टर की मदद से वी कैन मॉडिफाई रिक्वेस्ट। तो HTTP के इंटरसेप्टर की मदद से आप जो रिक्वेस्ट होती है उसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करा सकते हो। बस आपको HTTP इंटरसेप्टर क्लास आपको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगी अगर आपको HTTP इंटरसेप्टर यूज़ करना है तो। हाँ, तो दोस्तों अब हमारा 13th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेटा डेटा एंड हाउ टेम्पलेट स्टाइल क्लासेस लिंक्ड टुगेदर। तो जो HTML के अंदर जो एंगुलर के अंदर आप कंपोनेंट क्रिएट करते हो, तो उसके अंदर
जो HTML की फाइल होती है, CSS फाइल होती है और क्लास की फाइल, वो किस तरह से लिंक की जाती है और ये मेटा डेटा क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आखिरकार हम बात करते हैं ये मेटा डेटा के बारे में। तो मेटा डेटा क्या होता है कि अगर आपको टू कॉन्फ़िगर TS क्लास, अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट की क्लास कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है तो उसके लिए मेटा डेटा यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको TS फाइल कॉन्फ़िगर करना पड़ती है तो उसके लिए आप मेटा डेटा का यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करती है आखिरकार ये सिलेक्टर होता क्या है। तो सिलेक्टर तो हर एक कंपोनेंट का अलग अलग नाम होता है, वो यूनिक नेम होता है, यूनिक नेम ऑफ कंपोनेंट। अगर हमें किसी भी कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कराना है कि ये कंपोनेंट यूनिक है या नहीं, तो ये सिलेक्टर की मदद से होता है। और हर कंपोनेंट का नाम ऐप और डैश ये इससे शुरू होता है। तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट होता है वो ऐप कंपोनेंट होता है। तो आपको सिलेक्टर फील्ड के अंदर ऐप कंपोनेंट ये डेटा देखने को मिल जाएगा, जिसका मदद से आप ये कंपोनेंट यूनिक है ऐसा आइडेंटिफाई करा सकते हो। तो उसके बाद हम बात करते हैं टेम्पलेट URL क्या होता है। टेम्पलेट URL तो अगर आपको HTML को लिंक करवाना है कि ये CSS फाइल, ये HTML फाइल और ये टाइपस्क्रिप्ट फाइल लिंक्ड है, तो HTML फाइल के लिए आपको टेम्पलेट URL यूज़ करना है। तो आप इसके अंदर फाइल पाथ टू बी लिंक्ड, मतलब जो फाइल आपको लिंक करवानी है वो टाइपस्क्रिप्ट क्लास के साथ, तो आप यहाँ पर वो HTML फाइल का लिंक दे सकते हो। तो उसके बाद स्टाइल URL, तो ये स्टाइल URL का होता है। अगर आपको CSS फाइल स्पेसिफाई करानी है तो आप ये इसके अंदर यूज़ कर सकते हो स्टाइल URL के अंदर। और आप इसके अंदर एरे भी पास करा सकते हो, मल्टीपल फाइल्स का एरे ऑफ फाइल्स। और ये तीनों यानी कि ये सिलेक्टर, ये URL और ये फिर स्टाइल URL, ये तीनों आखिरकार लिंक हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिलेक्टर की मदद से आप क्या करते हो, टाइपस्क्रिप्ट क्लास को लिंक करते हो, फिर यहाँ पर HTML को लिंक करते हो, फिर यहाँ पर CSS को लिंक करते हो। तो आप ये कंपोनेंट में तीनों की लिंक्स क्रिएट कर देते हो मेटा डेटा की मदद से। तो अब हमारा 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन टेम्पलेट एंड लिंक्ड टेम्पलेट। तो जैसे हमने देखा कि मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा मेटा डेटा, और उसके अंदर हमने देखा कि टेम्पलेट URL टू पास HTML रेफरेंस। तो अगर हमें HTML का रेफरेंस पास कराना है तो आप टेम्पलेट URL का इस्तेमाल करते हो। तो ये टेम्पलेट URL बस एक आपको URL पास कराने का भी फीचर नहीं देती, आप इसके अंदर इनलाइन टेम्पलेट भी लिख सकते हो। जैसे कि आपको अब हम बात करते हैं इनलाइन टेम्पलेट की, यूजिंग टेम्पलेट इनसाइड क्लास फाइल। तो अगर आपको HTML का अगर आपके पास थोड़ी बहुत ही मतलब थोड़ा सा कोड है, अगर आपको वो उसके लिए अलग सी फाइल क्रिएट नहीं करनी, तो आप डायरेक्टली इनलाइन टेम्पलेट की मदद से वो कर सकते हो। अगर आपको क्या करना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है। मतलब जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट URL की जगह पे आपको ये टेम्पलेट क्रिएट करना है, और आपको डबल कोट्स के अंदर आपको आपका HTML कोड लिखना है। और इसके अंदर आपका HTML का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इसके अंदर आपको HTML का नया एलिमेंट क्रिएट नहीं करना। आपको बस आपका जो HTML की जो आपके जो कंपोनेंट क्रिएट करने वो यहाँ पर से आप क्रिएट कर सकते हो। ये हुआ इनलाइन टेम्पलेट, जिसकी मदद से आपको अलग से फाइल क्रिएट नहीं करना पड़ती। अब बात करते हैं लिंक टेम्पलेट। तो ऊपर जो हमने देखा टेम्पलेट URL, तो वो ही है आखिरकार लिंक टेम्पलेट, जिसकी मदद से आप यू कैन स्पेसिफाई पाथ फॉर HTML। अगर आप HTML के फाइल का पाथ देते हो तो उसे आप लिंक टेम्पलेट कहते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, और टेम्पलेट URL एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आपको फाइल पाथ देना पड़ता है। तो ये देखा हमने कि आखिरकार इनलाइन टेम्पलेट और लिंक टेम्पलेट होता क्या है। तो हमारा 15th क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बूटस्ट्रैपिंग मॉड्यूल। तो अब हम देखते हैं ये प्रोसेस है कि जिस समय हम index.html फाइल को लोड करते हैं, तो प्रोसेस ऑफ लोडिंग index.html फाइल को लोड करना मतलब ही बूटस्ट्रैपिंग होता है। तो इस प्रोसेस को बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। ये बस प्रोसेस में इतना ही नहीं रहता। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार बूटस्ट्रैपिंग होता क्या है। तो बूटस्ट्रैपिंग मतलब जो ऐप लेवल मॉड्यूल होते हैं और जो ऐप लेवल कंपोनेंट होते हैं, तो ऐप लेवल कंपोनेंट और ऐप लेवल मॉड्यूल को लोड करना मतलब बूटस्ट्रैपिंग होता है, इसे ही बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मॉड्यूल आखिरकार बूटस्ट्रैपिंग क्यों कहा जाता है। तो
बूटस्ट्रैपिंग मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल होता है जिसकी वजह से एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। मतलब जो पार्ट यानी कि जो कंपोनेंट या फिर जो मॉड्यूल फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर रन होता है उसे आप बूटस्ट्रैपिंग मॉड्यूल कहते हो। तो मॉड्यूल इज बूटस्ट्रैपिंग मॉड्यूल फ्रॉम विच द एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। मतलब जिस मॉड्यूल से एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है उसे आप बूटस्ट्रैपिंग मॉड्यूल कहते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप मॉड्यूल जो होता है ये बूटस्ट्रैपिंग मॉड्यूल होता है, बूटस्ट्रैपिंग मॉड्यूल माना जाता है। तो अब हम 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये इसकी अगर हमने बात की जो 15 क्वेश्चन है व्हाट इज़ बूटस्ट्रैपिंग मॉड्यूल, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बूटस्ट्रैप के बारे में कुछ होगा या फिर बूटस्ट्रैप को कैसे यूज़ करना है। तो बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैपिंग मॉड्यूल ये अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, इसका दूर दूर तक किसी भी तरह का संबंध नहीं आता। तो अब 16 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो गिव सम एडवांटेजेस ऑफ एंगुलर ओवर अदर फ्रेमवर्क्स कुछ भी हो सकती है, रिएक्ट जेएस हो सकता है और या फिर व्यू जेएस हो सकता है या फिर एंगुलर जेएस भी हो सकता है। और एंगुलर के फ्रेमवर्क, एंगुलर की बात कर रहे हैं हम, एंगुलर जेएस की नहीं, एंगुलर फ्रेमवर्क की। तो फर्स्ट हमारा बेनिफिट है वो है, एडवांटेज है वो है 2-वे डेटा बाइंडिंग। फिर उसके बाद है बोथ सपोर्ट एज वेल एज वेब सपोर्ट एज वेल एज मोबाइल। फिर ये है डी है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और फिर उसके बाद है वाइड रेंज ऑफ टूल्स। तो अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि 2-वे डेटा बाइंडिंग आखिरकार होता क्या है। तो 2-वे डेटा बाइंडिंग मतलब साइमल्टेनियस डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन क्लास एंड टेम्पलेट। मतलब जो क्लास और टेम्पलेट होते हैं उसके अंदर साइमल्टेनियसली डेटा कम्युनिकेट होता है, वो 2-वे डेटा बाइंडिंग है। और वो सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है, मतलब एडवांटेज है एंगुलर का। तो एंगुलर को हम यूज्ड फॉर वेब एज वेल एज फॉर मोबाइल। तो हम वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए एंगुलर का यूज़ तो करती है, लेकिन आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कॉर्डोवा करके एक वेब फ्रेमवर्क है, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो कॉर्डोवा फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर मोबाइल ऐप्स। मतलब एंगुलर से आप मोबाइल ऐप्स क्रिएट कर सकते हो कॉर्डोवा की मदद से। तो ये था एंगुलर के बेनिफिट कि आप इसे बोथ वेबसाइट एज वेल एज स्मार्टफोन या फिर मोबाइल ऐप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो अब है DI की आखिरकार ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो अगर आपको किसी भी सर्विस को इंजेक्ट कराना है तो आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन का इस्तेमाल कराना पड़ता है। तो एंगुलर के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखने को मिल जाता है। तो इसका बेनिफिट क्या है, इंजेक्ट सर्विसेज टू दी कंपोनेंट, कि आप कंपोनेंट को सर्विस इंजेक्ट करा सकते हो और आपको इनबिल्ट आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखने को मिल जाता है। और उसके बाद वाइड रेंज ऑफ टूल्स, जैसे कि इसके अंदर आपको HTTP से रिलेटेड मॉड्यूल्स और फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन से रिलेटेड मॉड्यूल्स और फिर उसके बाद आपको एंगुलर मटेरियल। ये सबसे ज़्यादा मेन बेनिफिट है एंगुलर मटेरियल का, कि आपको एंगुलर के साथ एंगुलर मटेरियल, डिपेंडेंसी इंजेक्शन और HTTP के मॉड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं। तो अब है ये हमारा 17th क्वेश्चन, ये है जो है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ng4 डायरेक्टिव। तो आखिरकार ये डायरेक्टिव क्या होता है। तो डायरेक्टिव्स आर फीचर्स प्रोवाइडेड बाय एंगुलर टू बी यूज्ड इन आवर टेम्पलेट फाइल। तो टेम्पलेट फाइल के अंदर आप डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बस एंगुलर ने हमें एक फीचर दिया है। तो ng4 क्या है, ये एक डायरेक्टिव है। तो हमने डायरेक्टिव देखा, डायरेक्टिव क्या होता है। तो ng4 की मदद से क्या होगा कि आप किसी भी तरह के एरे को इटरेट कर सकते हो और उस इटरेशन को आप टेम्पलेट में दे सकते हो। मतलब आपके पास किसी भी तरह का एक कार्ड है और आपके पास एक ऐसे 100 कार्ड्स की डिटेल है, तो आप वो 100 बार उस टेम्पलेट के थ्रू इटरेट करवा सकते हो। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, एक्सेप्ट्स द एरे एंड इटरेट ओवर द टेम्पलेट प्रोवाइडेड। हम एरे एक्सेप्ट करते हैं इससे और जो टेम्पलेट दिया गया है उसके ऊपर आप इटरेट करवा सकते हो उस एरे को। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो मेरे पास ये एक कार्ड है, ये कार्ड के अंदर नेम है, यहाँ पर इमेज है, फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। तो हमारे पास ये एक डेटा है, कार का डेटा है हमारे पास, और ये एरे है, ये एक एरे है और हर एक एरे के अंदर हमारे पास उस चीज़ का नेम है, उस चीज़ की इमेज है, उस कार की इमेज और उस कार की डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अराउंड और 99 डेटा हमारे पास है। तो अगर आपको 99 कार की डिटेल्स अगर आपको पता नहीं तो आप क्या करोगे, वो 99 डिटेल्स को 1 बाय 1 कॉपी पेस्ट करोगे। लेकिन डायरेक्टिव की मदद से होगा क्या कि आपको बस क्या करना है, इटरेट कराना है। मतलब ये डिव और इसके अंदर आपके कार्ड का लॉजिक और आपको यहाँ पर, और अगर आपको यहाँ पर डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, मतलब आप यहाँ पर
डेटा इटरेट करा सकते हो। आप यहाँ पर किसी भी तरह का डेटा, इमेज या फिर लिंक्स, ये सब करा सकते हो। मैंने कार्ड को एंड किया, तो इसके बाद आपने एक डिव को भी क्लोज कर लेंगे। अब हम बेसिकली हमारा देखेंगे कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो हमारे ng4 डायरेक्टिव को। तो हमें क्या करना है, इटरेट करवाना है, इटरेट ng4। आपको ये एक सिंगल स्टार देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ng4 इज इक्वल्स टू लेट डेटा ऑफ कार डेटा। कार डेटा क्या है, कार डेटा क्या है, ये हमारा ये वेरिएबल का नाम है, ये कार डेटा। तो हर बार क्या होगा कि ये कार्ड का टेम्पलेट हर बार लूप थ्रू होगा, हर बार लूप थ्रू होगा, हर बार फिरेगा। तो इसमें फिरेगा मतलब ये हर बार उससे इटरेट होगा, और जो डेटा 1 बाय 1 डेटा इसके अंदर हम पास करवा सकते हैं। तो इसकी मदद से होगा क्या, बस इस डायरेक्टिव की मदद से, ng4 डायरेक्टिव की मदद से आप चाहे 100 डेटा हो या फिर 1000 डेटा हो या फिर लाखों में डेटा हो, तो आप बस इतना ही इटरेट करा कर वो टेम्पलेट के अंदर डेटा इंसर्ट करवा सकते हो। तो अब हमने देखा ng4 डायरेक्टिव का होता क्या है। तो अब हम बात करते हैं ngif डायरेक्टिव। तो ngif के मदद से होता क्या है, तो अब मैं नीचे देखता हूँ, यूज टू रिमूव और ऐड एलिमेंट फ्रॉम और टू डॉम। मतलब ngif की मदद से आप डॉम में से एलिमेंट या फिर ऐड भी कर सकते हो, उससे रिमूव भी कर सकते हो। और आपको उसे यूज़ करना है तो उसे इस तरह से करना पड़ेगा, ngif इज इक्वल्स टू यहाँ पर एक्सप्रेशन, ngif और फिर यहाँ पर एक्सप्रेशन। तो अगर ये एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा तो ये सामने का मतलब जो भी टेम्पलेट अगर आपने डिफाइन किया है वो डिस्प्ले हो जाने वाला है डॉम एलिमेंट के अंदर। तो अब एग्जांपल देखेंगे। तो हमें यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है और उसके अंदर हमने लगाया ngif। तो अगर ये एक्सप्रेशन अगर आप यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन दोगे, अगर वो एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा तो ये डेटा डिस्प्ले करना है। तो अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ये डिस्प्ले हो जाने वाला है। अगर ये फॉल्स होगा तो ये जो लिस्ट है वो डिस्प्ले नहीं की जाने वाली।